हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी मनी एंड बैंकिंग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। इस टॉपिक का नाम है भाई इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो मौद्रिक नीति होती है भाई, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? वो करता है भाई किसी भी देश का सेंट्रल बैंक। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है भाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरबीआई सन 1934 में क्या है एस्टेब्लिशमेंट होता है इसका, और ये तब से ही क्या है हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता आ रहा है। ठीक है भाई, अब एक क्या है, एक मॉनेटरी कमेटी भी बनाई जाती है जिसके अंदर क्या है आरबीआई के गवर्नर भी इसके अंदर होते हैं, और ठीक है आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और भी कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। जो क्या करती है वो कमेटी, वो कंट्रोल करती है किसको, कि भाई वो ज़्यादा मतलब महंगाई की जो दर होती है उसको कंट्रोल करती है, मतलब ज़्यादा महंगाई ना होने देती है, ना ही वो कम होने देती है। ठीक है, वो एक स्टेबल तरीके से क्या है कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को। ठीक है भाई, तो इसके अंदर देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच द सेंट्रल बैंक मैनेज द नेशनल मनी सप्लाई। भाई सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसके अंदर जो मनी सप्लाई है उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा, एंड इंटरेस्ट रेट, और जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको क्या क्या है कंट्रोल में रखता है टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। भाई मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स मैंने आपको, जैसे कि भाई आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल हो गया ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्या है एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है भाई, ये बहुत सारे क्या है मैक्रो इकोनॉमिक गोल होते हैं किसी भी कंट्री के। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अब हम बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग को हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे। ठीक है भाई, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब तो वो है जो टूल्स यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, और वर्किंग का मतलब कि उन टूल्स का हम कैसे यूज करते हैं। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, एक साथ ही दोनों इनको पॉइंट्स को बढ़ते चलेंगे। ठीक है भाई, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी मनी सप्लाई क्या है। कि भाई जो हमारी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई नहीं है यहाँ पे, यहाँ आएगा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है भाई, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है भाई? दो तरह के होते हैं, एक तो होती है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक, जो क्या करेंगे भाई, जो टोटल क्रेडिट होगा, क्रेडिट की वॉल्यूम को दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इन्फ्लुएंस करेंगे। और यहाँ पे क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट अमंग द वेरियस टाइप ऑफ बोरोवर्स, मतलब बहुत तरह के बोरोवर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए अवेलेबिलिटी है क्या, ये हमारे कौन से टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। इनके बारे में हम ब्रीफली समझेंगे। ठीक है भाई, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई यूज करता है ई कुबेर कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म सिस्टम। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि आरबीआई जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह करता है वो किसके माध्यम से करता है, तो आरबीआई का भाई स्पेशल से एक अपना बैंकिंग सिस्टम है जिसको बोलता है ई कुबेर कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बार कि जैसे बैंक है भाई आरबीआई हमारा, ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, जो हमारी मनी सप्लाई होगा, मनी सप्लाई को वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसको या तो वो बढ़ाएगा या इसको कम करेगा। ठीक है, टूल्स से आपको, क्योंकि आज आपने बहुत जगह मतलब पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आज हम बिल्कुल ब्रीफली समझेंगे इसको। ठीक है, तो मेन काम क्या है आरबीआई का, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल किस तरह से करता है, या तो मनी सप्लाई को बढ़ा देता है या मनी सप्लाई को कम कर देता है। किसको कंट्रोल करने के लिए भाई दो कंडीशन आएंगी, एक तो आएगी इन्फ्लेशन की, ठीक है भाई, एक तो इन्फ्लेशन है और एक है भाई रिसेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है भाई, जब क्या है प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब कि महंगाई भाई, ठीक है, महंगाई जब बहुत महंगाई हो जाती है। और रिसेशन का मतलब हो गया आपकी मंदी, मतलब जब क्या है कि जो डिमांड है वो बहुत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन दोनों कंडीशंस होती हैं जब ये किसी भी देश के अंदर, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई कंट्रोल करता है। किसके माध्यम से करता है, मनी सप्लाई के माध्यम से करता है। उसको हम मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको कि वो कैसे करता है।
ठीक है, तो मेन मैंने आपको बताई दिया कि आरबीआई के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्वांटिटेटिव होते हैं और क्वालिटेटिव होते हैं। तो अब हम इसकी जो क्वांटिटेटिव है, क्योंकि क्वांटिटेटिव से ही क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक एक करके समझेंगे कि भाई इसके क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। ठीक है भाई, तो सबसे पहला जो टूल है वो आता है इसके अंदर, तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं उसमें सबसे जो पहला टूल्स होता है जो मॉनेटरी जो आरबीआई यूज करता है किसको कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, वो है हमारा OMO, जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कहा जाता है भाई। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, अब आप समझिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जैसे कि हमारे हो गए भाई बॉन्ड्स। ठीक है, क्या करता है गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, या अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, या ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स। अब ये क्या होती है भाई, ये सारी क्या है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है, ट्रेजरी बिल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कब कौन कैसे यूज करता है आरबीआई, वो आज हम समझने वाले हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे है आपका आरबीआई बैंक, आरबीआई बैंक है भाई ये है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए हमें समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। दो कंडीशंस है भाई, पहली कंडीशन तो मैं आपको बता देता हूं, पहली कंडीशन है इन्फ्लेशन की। ठीक है भाई, इन्फ्लेशन की, और नीचे दूसरी कंडीशन बना लेते हैं हम कि रिसेशन की है भाई। अब आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। महंगाई में क्या होता है, जो प्राइजेज होते हैं वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और आपको पता ही ये किसकी वजह से बढ़ती है, ये बढ़ती है भाई हाई डिमांड। जब वस्तुओं की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। अब आप ही सोचिए, जैसे कि आज के टाइम पेट्रोलियम में हो रखा है कि पेट्रोलियम का स्टॉक तो आ नहीं रहा, लेकिन डिमांड तो उतनी ही है, उतनी मान लेते हैं, मान के चलिए पहले डिमांड सप्लाई बराबर थी, लेकिन अब डिमांड सेम है लेकिन सप्लाई कम हो गई एक तरह से। इसमें क्या है, डिमांड क्या है, ज़्यादा हो जाती है। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस, ऑटोमेटिक सी बात है भाई, प्राइस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी। रिसेशन होती है भाई मंदी, मंदी में क्या होती है कि डिमांड है वो बिल्कुल गिर जाती है। ठीक है भाई, डिमांड क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम हो जाती है तो जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, फिर वो प्रोडक्शन क्यों करेंगी भाई, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक मंदी आ जाती है पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर। तो ये दो सिचुएशंस हैं, इसको कंट्रोल करना है किसको, आरबीआई को। आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, बस यही हमें सीखना है। हमें पता चल गया कि हमारे इकोनॉमी के अंदर दो ही सिचुएशंस होंगी, एक तो इन्फ्लेशन होगा या फिर क्या होगा भाई, रिसेशन होगा। ठीक है, अब मेन बात है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उससे हम, आरबीआई है, इनको कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं एक बार कि मान के चलिए इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड को कम करना है। अब लोगों के पास भाई पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, और डिमांड ज्यादा है। हाई डिमांड का मतलब होता है लिक्विडिटी। यहाँ पे हम लिक्विडिटी एक वर्ड यूज करता हूं मैं, जो बार बार आपको देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी का मतलब हम यहाँ तरलता लेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी ज्यादा, अगर ज्यादा लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी का मतलब कि पैसा आपने पहले ही पढ़ा होगा, लिक्विडिटी का मतलब है कि पैसा कैश फॉर्म में हो जाना। ठीक है, मतलब आपके पास घर पे पैसा ज्यादा है, बैंक में है, तो आपके पास क्या होगी, जो परचेजिंग पावर है वो ज्यादा होगी, आप ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। तो लिक्विडिटी को अब क्या करेगा, आरबीआई कम करेगा। ठीक है, तभी तो क्या करेगा, इन्फ्लेशन का कंट्रोल करेगा। देखो सीधी सी बात है कि इन्फ्लेशन के अंदर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए, लिक्विडिटी क्या है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। तो अब आरबीआई को क्या करना है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है, इसको क्या करना है, कम। तो इसको कम कैसे करेगा, वो क्या करेगा आरबीआई, एक बार इसको कर लेते हैं यहां से रफ। आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या करेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनको क्या कर लेगा, वो उनको सेल करेगा भाई। ठीक है, सेल करेगा।
सेल करेगा तो क्या होगा, जो लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा है इधर, ठीक है, ये पब्लिक है मान के चलिए, पब्लिक से पैसा किसकी तरफ चला जाएगा, आरबीआई। आरबीआई आरबीआई के पास क्या आ गया भाई, यहां से जो लिक्विडिटी थी, यहां से पैसा था, वो किसके पास आ गया, आरबीआई के पास। और आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको दे दी, पब्लिक को दे दी भाई। आ रहा है आपको समझ। देखिए क्या होता है, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, लोगों के पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा मात्रा में होता है, वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। उस पैसे को, लिक्विडिटी को कम करने के लिए आरबीआई क्या कर देता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसको वो सेल कर देता है। ठीक है, सेल करेगा तो क्या होगा, जो पैसा है वो पैसा ले लेगा किससे, मतलब एक तरह से सेल करने का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेंगे। और वो क्यों खरीदेंगे, क्योंकि ये जो आरबीआई है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट देगा उसको वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, वो बोलेगा कि भाई आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लो, आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो लोग फिर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे किसके अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। और वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेंगे। और जो उनके पास एक्सेस जो लिक्विडिटी थी, जो उनके पास तरलता थी, वो ऑटोमेटिक से पैसा किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास पैसा जाने के बाद लोगों के पैसा, जो लोगों के पास जो पैसा है वो कम हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्या करेंगे भाई, डिमांड को कम कर देंगे। ठीक है भाई, ये नॉर्मल सी बात थी। अब दूसरी जो सिचुएशन है वो आपकी आती है, एक बार रफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, दूसरी जो सिचुएशन आएगी आपकी, वो आएगी आपकी रिसेशन की भाई। ठीक है, मंदी की। यहाँ पे मान के चलिए आपकी आ गई मंदी है मार्केट के अंदर। मंदी के अंदर मैं बता रहा हूँ कि मंदी के अंदर क्या होगा, जो आपकी डिमांड होगी, डिमांड लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, कम करने का कारण यही है कि उनके पास जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी क्या है भाई, कम है। इस लिक्विडिटी को ज्यादा करने के लिए अब क्या करेगा, आरबीआई है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, जो इसने क्या कर रखी थी भाई, बेच रखी थी, वो फिर से आरबीआई क्या करता है, यहाँ पे आरबीआई उनको परचेज करता है भाई। ठीक है, आरबीआई परचेज करेगा तो क्या करेगा, आरबीआई से जो पैसा होगा वो किसके पास चला जाएगा भाई, पब्लिक के पास। पब्लिक के पास क्या चला जाएगा, पैसा। यहां से क्या जा रहा है, पैसा। ठीक है, पैसा कहां चला गया, पब्लिक के पास। और पब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको दे देगी, यहाँ पे अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी वो पब्लिक से किसके पास चली जाएंगी, आरबीआई के पास। देखिए एक बार नॉर्मल से समझते हैं कि जब देश के अंदर क्या होगी, मंदी होगी, रिसेशन होगी। देखिए क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, आरबीआई मंदी के टाइम क्या करेगा, जब इकोनॉमी में रिसेशन होती है तो जो आरबीआई है ओएमओज को क्या करता है, सेल करता है, परचेज करता है, या कुछ नहीं करता। मतलब इस टाइप के ऑप्शन आ सकते हैं आपके, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसको बिल्कुल दिमाग से आपको करना पड़ेगा कि जब रिसेशन का टाइम होगा, मंदी होगी, तो लोगों के पास लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी। और लोगों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो क्या करता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको परचेज कर लेता है पब्लिक से, और उनको क्या दे देता है, पैसा दे देता है। ठीक है भाई, तो ये थी अपनी ओपन मार्केट ऑपरेशन का टॉपिक, जो बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो देखते हैं एक बार। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हम कर रहे हैं ये टॉपिक, ये हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और इसके अंदर जो हमारा दूसरा टूल है वो है भाई रेपो रेट। आपने सुना होगा काफ़ी बार बैंक मतलब काफ़ी बार न्यूज़ में भी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसको बिल्कुल इजीली समझते हैं हम भाई। रेपो रेट क्या होती है, देखिए रेपो रेट वो रेट है जिस रेट के ऊपर आरबीआई लोन देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को भाई। कॉमर्शियल बैंक्स की मैंने आपको पहले वीडियो करवा दी है भाई, पूरा टॉपिक आप समझ चुके होंगे। तो अब हम समझेंगे, यहाँ पे हमारा बैंक है भाई आरबीआई। ठीक है, ये हमारा बैंक है आरबीआई, और इधर हमारे बैंक्स हैं कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं भाई, मैंने आपको बताया था कि पैसा जमा करते हैं और लोगों को लोन देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक्स, तो इसमें क्या होता है भाई, आरबीआई से देखिए रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, लैंड शॉर्ट टर्म्स,
शॉर्ट टर्म्स मनी, मतलब भाई शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, मनी प्रोवाइड करवाता है, लोन देता है टू द कॉमर्शियल बैंक्स, एंड इट इज द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। भाई कॉमर्शियल बैंक के लिए बोरोइंग कॉस्ट होती है एक तरह की, ठीक है। अब आरबीआई से पैसा कहाँ जाता है भाई, देखिए यहां से आरबीआई से पैसा कहाँ चला गया, कॉमर्शियल बैंक, यहां से इन्होंने क्या ले लिए भाई, लोन, लोन में पैसा लिया आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक, और बदले में ये क्या रखते हैं भाई, बदले में क्योंकि कोई सिक्योरिटी तो रखनी पड़ती है, तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो भाई क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं एज ए कोलेट्रल, ठीक है भाई, कोलेट्रल में ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब मेन बात आती है इसके अंदर कि अगर, क्योंकि रेपो रेट भी क्या है, एक क्वांटिटेटिव टूल है, और हमें यही समझना है कि भाई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करता है, इसके द्वारा, ठीक है, रेपो रेट से। तो वही है कि मान के चलिए अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती है, यहां कर लेते हैं, मान के चलिए कंडीशन आ जाती है आपकी इन्फ्लेशन की भाई, ठीक है, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई। इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया कि जो प्राइजेस हैं वो क्या है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए एक चीज़ ध्यान से सुनिए आप, कि आरबीआई से जब लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक का मेन काम क्या है, कॉमर्शियल बैंक अब क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक लोन देता है भाई, ठीक है, किसको देता है, पब्लिक को, पब्लिक को क्या देता है, लोन देता है, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे कंट्रोल करेगा आरबीआई। आरबीआई क्या करेगा, अगर आरबीआई इन्फ्लेशन में, क्योंकि आरबीआई को क्या करना है यहां पे, लिक्विडिटी को, अब लिक्विडिटी को आरबीआई को क्या करना है, कम। लिक्विडिटी कब कम होगी, जब क्या है, पब्लिक को लोन क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, और पब्लिक को लोन कौन दे रहा है, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक दे रहा है ना पब्लिक को लोन, तो यहां से कम लोन दे, इसलिए आरबीआई क्या करता है, रेट, जो रेपो रेट है आपकी, रेपो रेट उसको बढ़ा देता है भाई, रेपो रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा रेपो रेट को, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आरबीआई रेपो रेट ज्यादा बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कम लोन लेंगे, सीधी सी बात है, लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो आगे भी लोन कम देंगे, और जब आगे पब्लिक को कम लोन मिलेगा तो वो कम परचेजिंग पावर करेगी, वो ज्यादा खरीदेंगे नहीं वस्तुओं को, और नहीं खरीदेंगे तो लिक्विडिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस क्या हो जाएंगे, कंट्रोलिंग में आ जाएंगे, ठीक है भाई। आपको समझ में आ गया होगा, जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि कॉमर्शियल बैंक कम लोन ले, और कम लोन लेंगे तो पब्लिक को भी कम लोन मिलेगा, और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन की कंडीशन है वो बिल्कुल कंट्रोल में आपकी आ जाएगी भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कंडीशन नंबर 2, वो है हमारी रिसेशन की भाई, ठीक है। अगर क्या है, मार्केट के अंदर मंदी आई हुई होती है, ठीक है, अगर मंदी आई है तो उसमें क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अब लिक्विडिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और लिक्विडिटी कब बढ़ेगी, जब लोगों को क्या मिलेगा, लोन बढ़ाना है, लोन बढ़ाना है तो कॉमर्शियल बैंक क्या है, ज्यादा लोन कब देंगे, जब ज्यादा लोन देंगे जब आरबीआई से वो पैसा प्रॉपरली मिल पाए। तो इसके अंदर क्या होगा, जो रेपो रेट है, रेपो रेट को क्या करेगा आरबीआई, कम कर देगा, ताकि कॉमर्शियल बैंक क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसा ले और आगे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा दे, ठीक है भाई। तो ये हमारा टॉपिक था रेपो रेट का, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेपो रेट का मतलब वो रेट जिस रेट के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक हैं आरबीआई से पैसा लेते हैं, और बदले में सिक्योरिटी के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल जमा कर देते हैं, किसके पास, आरबीआई के पास, ठीक है भाई। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो इसका रिवर्स ही है भाई, रिवर्स रेपो, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रिवर्स रेपो रेट। देखिए अगला टॉपिक क्या रहेगा भाई हमारा, तो भाई इसमें देखिए हमारा जो क्वांटिटेटिव टूल्स का जो रिवर्स रेपो रेट है, वो आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए कैसे यूज करता है वो देखते हैं भाई। रिवर्स रेपो रेट आपको पता ही चल गया कि कॉमर्शियल बैंक्स को जो लोन प्रोवाइड करवाता है आरबीआई, वो हमारी रेपो रेट होती है। अब क्या रिवर्स रेपो में ऐसा होता है कि भाई रिजर्व बैंक क्या है, लोन लेगा एक तरह से, किससे, कॉमर्शियल बैंक से,
देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई जगह आपने डेफिनेशन देखी होगी, इसकी उल्टी डेफिनेशन कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिए एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसका मेन काम है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखे, ठीक है। तो उसको पैसे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो बैंकों का बैंक होता है एक तरह से, उसके पास बहुत पैसा है आरबीआई के पास। तो वो इसके अंदर रिवर्स रेपो में क्या करता है, पैसा तो लेते हैं कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई, लेकिन वो एक तरह से एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। जब एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है बैंकों के अंदर, पैसा ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है, पैसा आरबीआई क्या है वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है, उनसे ले लेता है और उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। हम मान के चलिए कि कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक के पास मान के चलिए 100 करोड़ रुपए है, एक कॉमर्शियल बैंक है उसके पास 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। और उसने लोन पे दे दिया मान के चलिए 80 करोड़। अब काफी दिन से जैसे मान के चलिए उसको मतलब लोन लेने वाले ही नहीं आ रहे हैं, मान के चलिए 20 करोड़ उसके पास एक्सेस पड़ा हुआ है। तो अब उसके अगर उसके पास एक्सेस है तो उसको कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा नहीं बैंक को। तो बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास अपना क्या है पैसा जमा कर देता है एक्सेस, ठीक है, क्योंकि उसके पास ज्यादा है, ताकि उसे कम से कम जो रिवर्स रेपो रेट होती है, जो इंटरेस्ट रेट, वो उसको मिले, ठीक है भाई। और एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो रेपो रेट है वो ज्यादा होती है और रिवर्स रेपो रेट है वो थोड़ी कम होती है भाई, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है भाई, सोख लेता है द एक्सेस लिक्विडिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। जो कॉमर्शियल बैंक के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब बात आती है कि इन्फ्लेशन और रिसेशन की कंडीशन में आरबीआई रिवर्स रेपो का क्या करेगा। अब आपको पता है कि इन्फ्लेशन के अंदर प्राइसेस बढ़े हुए होते हैं, लिक्विडिटी लोगों के पास बहुत ज़्यादा होती है, तो सीधी सी बात है कि लोन अब क्या करने हैं हमें, कॉमर्शियल बैंक को कम करना है। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इसकी रेट बढ़ा देता है, इसलिए बढ़ा देता है ताकि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई के पास पैसा जमा कर दें, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है एक तरह से। तो एब्जॉर्ब कब करेगा, जब इसको वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इंक्रीजेज, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीजेज हो जाती है, बढ़ जाती है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, आरबीआई इसको बढ़ा देता है ताकि वो क्या करे भाई, लोन है, ताकि कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लोन न दे पाए, ठीक है। अब बात आ गई रिसेशन की। रिसेशन में क्या करता है, इसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है भाई, ठीक है, इसको कम कर देगा ताकि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा ना दे, ना जमा करवाए वहां पे, ठीक है, और वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा लोन दे। अब बात ये आती है कि इसमें आपको पता ही है कि हमारा जो आरबीआई है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारे कॉमर्शियल बैंक्स। अब कॉमर्शियल बैंक से क्या है भाई, कॉमर्शियल बैंक से पैसा तो यहाँ जमा हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आरबीआई कोई वो रखेगा, मतलब सिक्योरिटीज वगैरह देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई कुछ भी चीज गिरवी आरबीआई नहीं रखता, ठीक है। सिर्फ आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक पैसा दे देते हैं, उसको बदले में क्या है, रेपो रेट जो होती है, रिवर्स रेपो रेट, उसका ब्याज क्या है, आरबीआई प्रोवाइड करवाता है कॉमर्शियल बैंक्स को, ठीक है भाई। तो ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला जो टॉपिक इसमें रहेगा वो रहेगा हमारा, देखिए भाई इसमें जो हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स में जो अगला टॉपिक है वो है सीआरआर और एसएलआर। ये टूल्स होते हैं क्वांटिटेटिव, जो क्या है आरबीआई यूज करता है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, ठीक है भाई। तो सीआरआर एसएलआर का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर एक रेशो होता है, आरबीआई, यहाँ पे आरबीआई बैंक होगा, ठीक है भाई, और यहाँ पे हमारे क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स। अब आरबीआई मैंडेटरी करता है कि कॉमर्शियल बैंक को एक परसेंटेज रिजर्व के रूप में रखनी पड़ती है, चाहे वो किस फॉर्म में रख, ये होता है हमारा सीआरआर, ये गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है भाई, गोल्ड, ये कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में भी हो सकता है, ठीक है भाई। ये तो कन्फर्म है, इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलिए कि सीआरआर लगभग क्या है, 4% के आसपास ही रहता है। एक रेशो होता है भाई एसएलआर, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जो एसएलआर है वो मेंटेन रख के कौन रखेगा, वो मेंटेन रखेगा भाई हमारा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, एसएलआर रखता है, मान के चलिए कि 20% क्या है, 21% मान लेते हैं, चलो ठीक है, 21% क्या है, एसएलआर बैंक को मेंटेन करना है,
4%, इसको CRR, और SLR कितना परसेंटेज है, 21%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 25% निकल गया। तो लगभग जो लोन प्रोवाइड करवाएगा अब कॉमर्शियल बैंक, वो कितना दे सकता है, 75% क्या है भाई, वो लोन प्रोवाइड करवाएगा किसको, पब्लिक को। ठीक है, अब बात आती है वही कि इन्फ्लेशन की कंडीशन में जो RBI है वो क्या करेगा भाई। ठीक है, इन्फ्लेशन और एक हमारी होगी यहाँ पे रिसेशन। इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया कि प्राइस क्या है, बढ़े हुए हैं, लिक्विडिटी क्या है, बढ़ी हुई है। यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो क्या होती है, रिसेशन में बिल्कुल कम हो जाती है, लिक्विडिटी क्या है, कम हो जाती है। ये सिचुएशन है भाई इकोनॉमी के अंदर। अब RBI क्या करे, अब आप सोच के देखो कि इन्फ्लेशन है, पैसा बहुत ज़्यादा लोगों के पास गया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि लोन है वो कम करे जाएं। अब लोन कम कब लोन कम होंगे, अभी 75 रुपए लोन दे रहा है बैंक 100 रुपए में से, अब कम तो तभी होगा ना जब इस वैल्यू को हम कम करेंगे। तो RBI क्या करता है, CRR को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, CRR और SLR दोनों को क्या करेगा, RBI बढ़ा देगा। यही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जब महंगाई होती है तो CRR बढ़ेगा, घटेगा या बराबर रहेगा, SLR बढ़ेगा, घटेगा या बराबर रहेगा। तो जब महंगाई की सिचुएशन होगी तो प्राइस भी बढ़े हुए हैं, लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, लिक्विडिटी को कम करने के लिए बैंक RBI क्या करता है, CRR को भी बढ़ा देता है, SLR को भी। मान के चलिए CRR उसने कर दिया बैंक ने 4 से बढ़ा के कितना कर दिया, 10%, और ये जो है 21 से बढ़ा के कितना कर दिया, 30%। तो 30 और 10 40 का तो मेंटेन ही करना पड़ेगा। इसका मतलब अब कितने कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाएंगे लोन, 60%। तो लोन की मात्रा कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो RBI क्या करता है, CRR SLR को बढ़ा देता है। अब बात आती है रिसेशन की। रिसेशन में क्या है, डिमांड कम है, लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी को RBI को बढ़वाना है। RBI की लिक्विडिटी तभी बढ़ाएगा जब लोन है ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं। तो वो क्या करता है, घटा देता है किसको, CRR को। मान के चलिए 2% कर दिया, ये 21 से मान के चलिए कितना कर दिया, 18% कर दिया, तो 18 2 20। इसका मतलब लोन अब कितना दे पाएंगे कॉमर्शियल बैंक, 80%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि CRR और जो हमारा SLR है इसको RBI क्या कर देता है, कम कर देता है भाई। ठीक है, कंसेप्चुअल तरीके से हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है भाई। ठीक है, ये थे हमारे CRR और SLR। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। वो देख लेते हैं एक बार। तो भाई इसमें देखिए जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। देखिए जो SDF है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, वो किसके जैसा होता है, बिल्कुल इक्वल होता है जो हमारी रिवर्स रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट के अंदर हम क्या करते थे, जो कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो एक्सेस जो लिक्विडिटी होती है वो किसके पास चली जाती है, RBI बैंक के पास क्या है, जमा करवा देती है कॉमर्शियल बैंक्स। और बदले में कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, उनको भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलेटरल जमा करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो एक्सेस मनी होती है वो कॉमर्शियल बैंक किसको दे देते हैं, RBI के पास जमा कर देते हैं, और बदले में RBI कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटीज इनको नहीं देता। इसीलिए क्या है भाई, SDF की जो रेट होती है वो रिवर्स रेपो रेट से थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है भाई। ठीक है, जो अगला टॉपिक इसमें रहेगा वो रहेगा हमारा देखिए भाई जो अब ये टॉपिक है ये है क्वांटिटेटिव टूल्स का हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या है, बैंक्स कैन बोरो मनी फॉर ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम RBI। भाई कई बार क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक्स को है ना कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए, पेमेंट्स वगैरह के लिए ओवरनाइट फंड्स की ज़रूरत हो जाती है। मतलब एक रात के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए कुछ फंड की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या होता है, ये फैसिलिटी स्टार्ट करी गई थी RBI के द्वारा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है भाई, तो इसमें क्या करेगा, RBI है, RBI और यहाँ पे हमारे हैं कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है भाई, तो RBI से ये एक तरह से लोन होता है। ठीक है, लोन लेता है ओवरनाइट फंड ले लेता है RBI से कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है भाई, और कॉमर्शियल बैंक्स RBI को क्या देंगे भाई, गवर्नमेंट
सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करवाएंगे किसको, आरबीआई को। अब एक बात मैं आपको पहले बताना भूल गया कि क्या होता है, देखिए आपने जब आपने कई बार जब आपने देखा था कि भाई जो रेपो रेट आपने सुना था कि रेपो रेट में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, लोन लेते हैं आरबीआई से। जब आरबीआई से जब कॉमर्शियल बैंक्स लोन लेंगे तो भाई आरबीआई पैसा दे देता है, लेकिन बदले में कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके पास जमा करते हैं, आरबीआई के पास जमा करते हैं। वो कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, वो एसएलआर कोटा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि एक एसएलआर होता है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो बैंकों को अपने पास क्या है, कोटा बनाना पड़ता है ताकि लोगों की जो डिपॉजिट मतलब डिमांड मान के चले जो उन्होंने डिपॉजिट कर रखा है, अगर उनको पैसा की जरूरत पड़ जाए, उस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए एसएलआर कोटा मेंटेन करना पड़ता है किसी भी बैंक को। ठीक है, तो इसकी वो हो सकता है वो कैश में रखे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में भी कोई भी बैंक रख सकता है। तो एसएलआर कोटे का यूज है ना, वो वहां पे नहीं कर सकता था रेपो रेट के फॉर्म में। ठीक है, रेपो रेट में वो नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर कोटा वाली आरबीआई को नहीं दे सकता। लेकिन जो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी थी, ये जो ओवरनाइट फंड है, इसमें कुछ परसेंटेज में भी 2 या 3% होगा वो जो एसएलआर कोटा का वो यूज कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि वो ओवरनाइट फंड है। देखो सीधी सी बात है भाई, ओवरनाइट फंड है, हमारे पास आज सिक्योरिटी है, हमने आरबीआई को दे दी, कल आरबीआई ने हमको वापस दे दी, तो इसलिए आरबीआई इनको ये भाई बोल रखा है कि आप इनका कुछ परसेंटेज यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हमारा टॉपिक था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें बैंक कैन यूज सम परसेंटेज एसएलआर कोटा सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। ये मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया भाई। ठीक है, इसके अंदर जो अगला रहता है भाई टॉपिक, वो है तो इसमें देखिए भाई क्वांटिटेटिव टूल्स में जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये रहेगा एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। ठीक है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं, तो इसके बारे में हम समझेंगे। आपने ये तीनों तो समझ ही लिए कि एमएसएफ क्या है। ठीक है, एमएसएफ वो रेट होती है जिसमें क्या है भाई, एमएसएफ मान के चलिए हमेशा ऑलवेज क्या है, रेपो रेट से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ओवरनाइट फंड चाहिए होते हैं किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, और उसके बदले में कोई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो एसएलआर कोटा का भी इसमें ये यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमेशा ये रेपो रेट से ज़्यादा रहती है। रेपो रेट में आपको पता ही है, इसमें भी क्या है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को क्या है, लोन प्रोवाइड करता है। एचडीएफ रेट क्या है भाई, एचडीएफ रेट वो रेट है जिस रेट के ऊपर क्या है, जो एक्सेस जो मनी होती है, एक्सेस मनी होती है कॉमर्शियल बैंक्स की, वो आरबीआई के पास जमा हो जाती है। ठीक है, इससे नीचे फिर आपकी क्या आ जाएगी, रिवर्स रेपो रेट आ जाएगी। तो इसके अंदर जो क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर है, इसका क्या होता है कि इसकी क्वेश्चन ये आता है भाई, सीलिंग ऑफ एलएएफ की, जो एलएएफ की छत है वो किसको कहा जाता है, एमएसएफ को, रेपो रेट को, बैंक रेट को, एचडीएफ रेट को, तो उसको किसको बोलेंगे भाई, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट होती है उसको हम बोलेंगे सीलिंग ऑफ एलएएफ। ठीक है, और फ्लोर ऑफ एलएएफ किसको बोला जाएगा भाई, एचडीएफ रेट को क्या बोला जाता है, फ्लोर ऑफ एलएएफ बोला जाता है। ठीक है, कॉरिडोर रेट आ जाता है कई बार। कॉरिडोर रेट किसको, जो एमएसएफ रेट होती है उसमें से जब हम एचडीएफ रेट को घटा देते हैं तो हमारा क्या जाता है, कॉरिडोर रेट निकल के आ जाती है। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बैंक रेट क्या होता है भाई, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट के ऊपर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। कौन से लोन, लॉन्ग टर्म भाई, लॉन्ग टर्म्स लोन्स अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को देता है तो किस रेट के ऊपर देगा, वो देगा बैंक रेट के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स जो क्या करता है, आरबीआई कंट्रोल, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, यूज करता है। अब हम पढ़ेंगे भाई, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स आरबीआई के कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं भाई एक बार। तो भाई इसमें देखेंगे हम जो इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो हम टॉपिक कर रहे हैं, इसके अंदर हमने जो अपने जो क्वांटिटेटिव टूल्स थे वो हमने ब्रीफली उनको समझ लिया है। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा भाई हमारा क्वालिटेटिव टूल्स, कि आरबीआई के जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी की, वो कैसे कैसे आरबीआई क्या करता है, यूज करता है। सबसे पहला है भाई गाइडेंस फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई क्या करता है भाई, गाइडेंस, गाइडलाइन जारी करता है। गाइडलाइन जारी करता है किसको, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं
उनको क्या है भाई गाइडलाइन जारी करता है कि आपको किस तरह से आपको क्या है वर्किंग करनी है, उनका रेगुलेशन कैसे करना है, वो सभी क्या है गाइडलाइन आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है भाई। दूसरा है मोरल सुएशन, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, मोरल सुएशन, मोरल सुएशन का मतलब क्या होता है, परसुएशन एंड इनडायरेक्ट प्रेशर एंड डिस्कशन मीटिंग एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या होता है, आरबीआई कई बार क्या करता है, इनडायरेक्ट प्रेशर डालता है बैंकों के ऊपर। जैसे भाई उन्होंने कोई जो कॉन्फ्रेंस वगैरह है, या भाई जो क्या है मतलब कोई भी समाचार वगैरह के अंदर भी क्या है, आरबीआई जैसे क्या है कई बार बोलता है कि भाई बैंक्स वगैरह को क्या करना चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कई बार क्या है वो इनडायरेक्ट तरीके से क्या है भाई प्रेशर डालता है किसके ऊपर, कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट हमारा इसके अंदर रहता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या है, मैंडेटरी टू फ्लो क्रेडिट टू सर्टेन सेक्शंस, फॉर एग्जांपल पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसका मतलब क्या है कि भाई आरबीआई क्या कर देता है, फिक्स एक तरह से कोटा कर देता है कि भाई जो आप लोन दोगे वो आपका फिक्स कर देता है कि डिफरेंट सेक्टर्स में आपको कंपलसरी देना। जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है भाई, एग्रीकल्चर है उसको आपको देना पड़ेगा, या भाई जो एमएस है, जो अपने क्या है आपके जो लघु उद्योग होते हैं, ठीक है भाई, लघु उद्योग है उनको देना पड़ेगा, या जो स्टार्टअप्स होते हैं, या एजुकेशन लोन हो सकता है। ठीक है, इसका अलग अलग परसेंटेज फिक्स कर देता है आरबीआई कि आपको 5% तो एजुकेशन लोन देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कंपल्सन लगा देता है एक तरह से, इसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। उसके बाद क्या है भाई, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, डिफरेंट बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, हाँ मिनिमम नहीं आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा भाई। ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोन वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मैं एग्जांपल आपसे समझा। जैसे आप मान के चलिए आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं, तो उसके अंदर जो आपकी जो सिक्योरिटी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो मार्केट वैल्यू होती है उसका, और जो आप लोन लेना चाहते हैं जो मैक्सिमम लोन की वैल्यू है, उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट से कहलाता है। डायरेक्ट एक्शन, कई बार आरबीआई क्या करता है भाई, डायरेक्ट एक्शन भी लेता है, मतलब जो गाइडलाइन को प्रॉपरली यूज नहीं करेगा, फॉलो नहीं करता बैंक्स, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी जाती है, और कई बार क्या है उनके लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल क्या है आरबीआई के द्वारा कर दिए जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारे थे भाई कुछ क्वालिटेटिव टूल्स। अब इसके अंदर एक टॉपिक और रहता है आपका, जो है भाई जो कमेटी का, मॉनेटरी कमेटी, उसके बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो देखिए भाई इसमें जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ये रहता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है आरबीआई, जिसके अंदर आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, और तीनों ऑफिशियल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अपॉइंट करती है। इनका मेन काम यही है कि प्राइसेस के अंदर क्या है, स्टेबिलिटी रखना, ठीक है, और इन्फ्लेशन जो रेट है उसकी एक रेंज को मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या होती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज स्टैट्यूटरी 6 मेंबर बॉडी। ठीक है भाई, इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर होते हैं भाई। ठीक है, और ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सिंग द बेंचमार्क रेपो रेट टू मैनेज इन्फ्लेशन। ये क्या करती है, रेपो रेट को फिक्स करती है रेट के ऊपर, ठीक है, जिससे क्या है वो इन्फ्लेशन के ऊपर क्या करें, मैनेजमेंट रखे, कंट्रोल रखे, एंड सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, की भाई इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती रहे। ठीक है, इसके अंदर कंपोजिशन देख लेते हैं। 3 ऑफिशियल्स आरबीआई की तरफ से होते हैं, जिसमें से चेयरपर्सन होते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं फिलहाल। ठीक है, कंट्रोल करंट में डेप्यूटी गवर्नर हैं वो इंचार्ज होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई की तरफ से 3 होते हैं भाई, और 3 होते हैं एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, जो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसके अंदर 6 मेंबर बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अंदर जो डिसीजन होगा भाई वो मेजोरिटी वोट होगा, जैसे कि भाई जो भी मेजोरिटी में वोट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही टारगेट फिक्स किए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि टाई हो जाता है भाई, 3 मेंबर्स एक वोट डालते हैं, 3 मेंबर एक तरफ डालते हैं,
तो उस टाइम जो कास्टिंग वोट की जो पावर होती है वो किसके पास होती है भाई, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनके पास होती है। वो कास्टिंग वोट डालते हैं और अपना क्या है डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है भाई, मीटिंग कितनी बार होती है, तो साल में कंपलसरी है कि 4 बार उनको मीटिंग करनी होती है, मतलब पर क्वार्टर उनको मीटिंग करनी जरूरी है भाई। ठीक है, और इनका जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है, इनका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्फ्लेशन टारगेट है उसको कितना परसेंटेज लेके चलना भाई, 4 ± 2। इसका मतलब क्या है कि 4 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 6% और 4 - 2 करेंगे तो 2%। मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है उसको मेंटेन रखना 2 से लेके 6% के बीच में, ये इसका मेन टारगेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ठीक है भाई, क्या ये इसको चेंज कर सकती है, तो बिल्कुल, अगर चाहे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इस जो ये रेशो इन्होंने बना रखा है एक पोर्शन, इसको ये चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीक है भाई, तो आज की ये एक ब्रीफ वीडियो थी हमारी मनी एंड बैंकिंग की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी भाई। इससे क्वेश्चन कंफर्म है, 1 या 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को बिल्कुल मिल जाते हैं, और बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो पाते क्योंकि क्या है वो रट्टा लगाते हैं। रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अच्छे से समझे। 2 से 3 बार जब आप वीडियो देख लेंगे, अपने अच्छे से नोट्स बना लेंगे, तो बिल्कुल आपका ये टॉपिक है भाई क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।